नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं। आपके 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक चीज़ है आपको बता दूं बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आता हूँ और उनके आंसर को कितना सटीक ढंग से आपको लिखना चाहिए वो भी सारी चीज़ें बनाता हूँ। और इस वीडियो को तैयार करने में मुझे घंटों घंटों समय भी लग जाता है। और कुछ बच्चे कमेंट ये करते हैं कि सर क्या यही वाला आएगा? तो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं बच्चों, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि यही आएगा। क्यों? क्योंकि हम पेपर नहीं बनाते हैं डियर। हम पेपर बनाते भी होते तो आपको शायद ये नहीं बताते, राइट? हाँ, लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए ये टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं बच्चों। ये हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे कमेंट किए थे तो उन्हीं की बातों पर ये चीज़ है। वो पूछते हैं कि सर क्या ये आएगा या नहीं आएगा? भाई देखो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो या ना देखो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, राइट? फिलहाल जिन बच्चों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ कंटेंट में जान है, जो पढ़ते हैं, रेगुलर बने हुए हैं, मुझे विश्वास है कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद तो होता ही होता है। क्योंकि अगर मेहनत कोई कहीं पर की जाए तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं खराब नहीं जाती, वो आपको रिजल्ट ही दिखाती है। तो मेहनत अगर हम भी कर रहे हैं तो निश्चित है इससे कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलने ही वाला है। अब जैसे इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन रखा हूं, 40 क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन भी मैच कर गए 6 में से, तो मेरे लिए तो मैं तो सोचूंगा कि बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए फक्र भी होगा कि 40 में से 4 मैच कर गए। और अब आप तैयारी नहीं करोगे, आप सोचोगे कि नहीं सर हमको 6 क्वेश्चन करने हैं तो हमको 6 ही वो क्वेश्चन बताइए जो हमको वहां एग्जाम में आएंगे। तो भाई ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता है, राइट? तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो डियर, लेकिन जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला काफी सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इनको अगर आप पढ़ भी लेते हो तो आप 3 नंबर के क्वेश्चन को काफी हद तक जो है लिखने में मदद आपको मिलेगी। इवन इनको इंक्लूड करके आप जो है क्या कहते हैं 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बना सकते हो, राइट? जैसे उदारवाद क्या है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब है कि आपको लिबरलिज्म वास्तव में क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो का मतलब सिर्फ आप वहां जाकर के यहाँ आपने इसको घोल के पिया और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उगल दिया, ऐसी चीज नहीं है। ये आपको कुछ सीख लें, आप एक भी शब्द का मीनिंग समझ जाएंगे यहाँ से, तो समझ जाऊंगा मैं कि मेरे वीडियो का जो मकसद है वो पूरा होगा। फिलहाल उदारवाद क्या है? उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। यह वह विचारधारा है। उदारवाद क्या होती है? एक विचारधारा है, यानी सोच है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव में ही आ गया कि भैया उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? अब कहोगे कि सर आपने ऑब्जेक्टिव में बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी तो जिक्र कर रहा हूँ कि उदारवाद, जॉन लॉक जो है वो उदारवाद का जनक है, उसको जनक माना जाता है उदारवाद का, लिबरलिज्म का। तो यहां से एक अल्टीमेट एक साइड क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गिरमिटिया मजदूर कौन थे? अगला देखिए, गिरमिटिया, यहाँ पे गिरमिटिया जो मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय मजदूर थे जिन्हें औपनिवेशिक सरकार ने अपने शासन के लिए दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजा था। इन्हें अनुबंधित मजदूर या फिर बधुआ मजदूर भी कहा जाता है। आज के समय में बधुआ मजदूर या अनुबंधित मजदूर, या यूं कह लो कि टेंडर हो जाता था कि 2 साल 5 साल 6 साल के लिए, 2 महीने 6 महीने के लिए, कि वो पूरा उनका बाकायदा पेपर वर्क होकर के फिर उनको भेज दिया जाता था, राइट, दूसरी जगह काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई दो हानियां। कोई दो हानि पूछ रहा है तो लाभ भी पूछ सकता है। तो भाई नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ना और बाढ़ के मैदान में जलाशय बनने से वहां की जो वनस्पति है उसका नष्ट हो जाना, ये 2 प्रमुख हानियां हैं। अब आप इधर उधर मत लिखिएगा। खनिज क्या है? देखिए, व्हाट इज मिनरल? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। आप सटीक लिखना पड़ेगा। यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ये भौतिक जहां जहां बिंदु लगा हुआ है वहां फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, वैसे मैंने कोशिश करी हुई लगाने की। ये भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खदानों से खोद कर निकाला जाता है। खनिजों की एक निश्चित रासायनिक संरचना और परमाणु व्यवस्था होती है। तो ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ही नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना लिखेंगे सफिशियंट रहेगा।
सांप्रदायिकता क्या है? राइट, सांप्रदायिकता का मतलब है किसी धर्म या जाति के आधार पर समूहों के बीच टकराव। राइट, यहाँ फुल स्टॉप। यह एक राजनीतिक विचारधारा भी है। राइट, फुल स्टॉप। सांप्रदायिकता में धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय विविधता से ज्यादा महत्व दिया जाता है, और फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर सांप्रदायिकता समाज और राष्ट्र के हितों के खिलाफ जाकर व्यक्तिगत धर्म के हितों को बढ़ावा देने की भावना भी है। तो सांप्रदायिकता भी एक फीलिंग ही है, एक विचारधारा भी है, सोच है। राइट, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे आपको बताया गया कि ये किसी धर्म या जाति के आधार पर समूहों के बीच जो टकराव होता है उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा भी कहे होंगे। किसके आधार पर? किसी धर्म या जाति के आधार पर एक दूसरे को लड़ाना सांप्रदायिकता कहलाती है, जैसा कि आजकल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में खूब होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हो? तो नारीवादी आंदोलन जो है महिलाओं के अधिकारों और समानता, देखिए महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत करने वाला एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। यह आंदोलन लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ता है और सभी लिंगों के लिए समान अवसर और अधिकारों की मांग करता है। जैसा कि ये उत्पन्न कब हुआ? जो जैसे पिछले टाइम में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा समाज है वो पितृत्व समाज है, यानी कि पिता को जो है ज़्यादा घर का मुखिया माना जाता था और सारा सर्वे सर्वा पिता यानी कि मेन जो जेंट्स होता था उसी को ही माना जाता, और महिलाओं को जो है घर के अंदर जो है घर के अंदर की वस्तु के समान समझा जाता था। तो महिलाओं के साथ में जो पहले के टाइम में हुआ शोषण है उसी के विरुद्ध उनके लिए समानता और अधिकारों की जो वकालत करने वाला ये आंदोलन है जिसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, आसान सी भाषा में। अगला है साक्षरता दर को परिभाषित करना है। तो भैया जो लिटरेसी रेट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी देश या राज्य में साक्षर लोगों की संख्या और किसी देश या राज्य में साक्षर लोगों की संख्या और कुल आबादी के अनुपात, कुल आबादी के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। या फुल स्टॉप लगाएंगे। इसे आमतौर पर प्रतिशत में दर्शाया जाता है। फुल स्टॉप लगाएंगे। साक्षरता दर को समझने का गणितीय सूत्र क्या है? साक्षरता दर प्रतिशत बराबर शिक्षित जनसंख्या जितनी है और बटे कुल जनसंख्या गुणे में 100 कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अगला है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं दो कामों को लिखना है। तो दो काम इसके बड़े अच्छे अच्छे हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उनको लागू करना, दूसरा व्यापार विवादों को हल करना। ये दो प्रमुख काम हैं। अगला है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका मतलब होता है कि ऐसी सरकार या शासन प्रणाली जिसमें किसी एक शासक के पास सत्ता का पूरा नियंत्रण हो। राइट, इसी को बोलते हैं निरंकुश शासन। इस शासक को तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। किम जोंग का नाम आपने सुना ही होगा। निरंकुशवाद को पूर्ण राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र भी कहा जाता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साउथ कोरिया वाले। अगला पिकेटिंग से क्या समझते हैं? तो पिकेटिंग जो है आपका, पिकेटिंग का मतलब है किसी काम को रोकने के लिए धरना देना या किसी जगह के बाहर विरोध प्रदर्शन करना। राइट, इसे विरोध का एक तरीका माना जाता है। पिकेटिंग के दौरान लोग तख्तियां या चिन्ह लेकर किसी कार्यस्थल या दूतावास के बाहर खड़े होते हैं या मार्च करते हैं। तो बस सीधी सी बात है, पिकेटिंग का मतलब धरना प्रदर्शन से समझ जाइए। इतना भी समझ जाओगे तो बस उसके बारे में लिख दोगे तो इजिली आप आराम से नंबर पाओगे। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करके भंडारण करना। राइट, इस पानी का इस्तेमाल बाद में कई कामों में किया जा सकता है, जैसे पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, अदर। राइट, अगला क्वेश्चन है लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट। देखिए लौह खनिज में लोहा होता है जबकि अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है। प्रमुख रूप से इनके अंतर के रूप में पहला पॉइंट लिखा है कि वे चट्टानें और खनिज जिनमें धात्विक लौह का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। लौह अयस्कों में आमतौर पर आयरन यानी लोहा आयरन जिसे कहते हैं ऑक्साइडों की बहुत अधिक मात्रा होती है। लौह अयस्कों का रंग गहरे धूसर से लेकर चमकीला पीला, हरा, बैंगनी और जंग जैसा लाल तक हो सकता है। भारत में बड़ी मात्रा में लौह खनिज का निर्यात करता है। अलौह खनिज विद्युत, इंजीनियरिंग और धातुकर्म उद्योगों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अलौह जो खनिजों का आर्थिक महत्व भी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है जातिवाद। बहुत शब्द, ये शब्द आपने सुना होगा, अब अपने मन से लिखोगे लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो इजिली लिख पाओगे। जातिवाद एक विचारधारा, ये भी विचारधारा है। सोशल साइंस में लगभग विचारधाराएं ही होती हैं जिसके मुताबिक अपनी जाति को सर्वोपरि माना जाता है। आजकल अपने यहाँ ये जातिवाद जो है खूब जबरदस्त एकदम चरम पे चल रहा है जातिवाद।
राइट। हर एक आदमी अपने जाति को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश में लगा हुआ है और उसकी वजह से ही किसी व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार किया जाता है, ये भी आपने देखा ही होगा, बस इसी को लिखना है। वर्ण व्यवस्था क्या है, बिल्कुल समझ रहे हो। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में लोगों को उनकी भूमिकाओं, कर्तव्यों और सामाजिक कार्यों के आधार पर बांटने की एक प्रणाली है, फुल स्टॉप। यह व्यवस्था 4 वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राइट। और ऐसा कहाँ पे है, वेदों में। 15 नंबर क्वेश्चन, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, हम औसत का इस्तेमाल किसी विषय या क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। औसत का इस्तेमाल करने से हमें किसी विषय से जुड़ी जानकारी का एकल मान मिल जाता है। और औसत का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसे किसी देश की आर्थिक स्थिति की जानने के लिए, किसी छात्र के औसत अंक निकालने के लिए, या किसी स्थान का औसत तापमान निकालने के लिए। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? सो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं कि आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, फुल स्टॉप लगा देना है। यह एक सतत प्रक्रिया है और वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का आदान प्रदान होता है। और वैश्वीकरण के कई सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयाम भी हैं। तो इतना लिखना है। यूटोपिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूटोपिया का मतलब है ऐसी काल्पनिक जगह जहां लोग, समाज और सरकार वास्तव में परिपूर्ण होते हैं, फुल स्टॉप लगा देना है। यूटोपिया शब्द का इस्तेमाल आदर्श समुदाय या समाज के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। यह एक कानून था जिसके जरिए सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। बात समझ में आ रही है कि सिर्फ शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, राइट। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टांका क्या है? टांका एक्चुअली यहाँ पर टांका मुद्रा भी होती है, लेकिन यहाँ जो टांका की बात कर रहा है, यहाँ पर टांका जो राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करने की एक पारंपरिक प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कहाँ पर? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। तो उसमें करते क्या है, जमीन के नीचे जो है गड्ढा खोद देते हैं और जो छत का जो पानी होता है उसको पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। और जब बारिश होती है तो छत का पानी जो है, साफ पानी, फ्रेश पानी जो है वो आकर के इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। फिर गर्मियों में इस पानी का इस्तेमाल वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, भारत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण लौह अयस्क राज्यों के नाम? तो बच्चों, उड़ीसा और कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण लौह उत्पादक राज्य हैं। पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर में मैंने बताया, पितृ प्रधान जाहिर सी बात है जहां पे पिता ही प्रधान हो। पितृ सत्ता का मतलब है परिवार या समाज में पिता की सर्वोच्चता और पुरुषों के वर्चस्व वाली व्यवस्था। पितृसत्ता शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है पिता द्वारा शासन। पितृसत्ता एक सामाजिक संगठन की प्रणाली है, पहले था, और उसी के चलते जो है महिलाओं पे कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को के प्रति शोषण भी हुआ करता था। और उसी के लिए जो है आपका जो नारीवादी आंदोलन है वो चला। शहरीकरण किसे कहते हैं? तो भाई, बड़ी संख्या में लोगों के छोटे इलाकों में बसने की प्रक्रिया को शहरीकरण कैसे कहते हैं। जैसे किसी एक छोटे इलाके में बहुत सारे लोग जाकर के इकट्ठा होकर के मतलब बसने लगे, तो उसी को हम लोग शहरीकरण कहते हैं। मतलब वो छोटी जगह जो है शहर के रूप में बदल जाएगी। शहरीकरण एक वैश्विक घटना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो समय के साथ होती है। शहरीकरण से शहर बनते हैं और छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आबादी घटती जाती है, क्योंकि वही आबादी जो है शहर में आकर के बसती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो औसत आय होती है, ऊपर में औसत को पूछा गया था, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। किसी देश या क्षेत्र के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का पता लगाने में ये मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं? भैया, जो कंपनियां एक से ज्यादा देशों में काम करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय निगम या राज्य विहीन कंपनियां भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भाई मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने की थी। यह आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय यानी मल्टी पर्पज जो प्रोजेक्ट हैं, उनसे होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। तो सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है, अभी ऊपर में हानि था, यहाँ पे लाभ पूछ लिया। और दूसरा, जल विद्युत उत्पादन जो है, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के 2 स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो भाई, कोयला और पेट्रोलियम। जो परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, बस इतना समझिए, ट्रेडिशनल जो पुराने समय से चले, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हुआ, राइट। लकड़ी, उपला, ये सब पुराने। अगला है, पारिवारिक कानून क्या है? तो पारिवारिक कानून परिवार से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेने, बच्चों की कस्टडी, घरेलू हिंसा और आर्थिक मामले शामिल होते हैं। इतना लिखिएगा तो सटीक एकदम 2 में 2 आपका फिक्स है, नहीं तो नंबर 1 मिलेगा और कुछ नहीं।
भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? और बहुत बढ़िया लिखिएगा तो फिर 2 तो मिलेगा ही, और बढ़िया तो लिखोगे तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छी किस्मत रही तब 2 मिलेगा। अदरवाइज जब सटीक लिखिएगा तभी 2 मिलता है, नहीं तो एक ही दे करके काम खत्म। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की 10% से भी कम है। वहीं राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। हालांकि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द नेशनल कैपिटल? तो नेशनल इनकम जो है क्या है? राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्त वर्ष में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें अर्जित कुल आय होती है, यह किसी देश की वास्तविक संपत्ति को बताती है। और राष्ट्रीय आय को साधन आयों के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से क्या समझते हो? तो जाहिर सी बात है, दूसरे देश में जो संपत्ति में निवेश करने को विदेशी निवेश कहते हैं, और इसमें एक देश से दूसरे देश में पैसे का आदान प्रदान होता है, और विदेशी निवेश से 2 देशों का आर्थिक विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो भाई, ऑटोमन साम्राज्य तुर्कों द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था। यह साम्राज्य 14वीं से 20वीं शताब्दी के बीच फैला था, और अपने चरम पर यह साम्राज्य उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और बाल्कन तक फैला था। इस साम्राज्य का शासन इस्तांबुल शहर से होता था। 33। अब आपको बताना है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस्तांबुल शहर वर्तमान में किस देश में पड़ता है? राइट। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, धारणीता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, आंसर में लिखेंगे, विकास के लिए धारणीता का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। फुल स्टॉप लगा देंगे, जहां जहां पॉइंट है वहां फुल स्टॉप लगाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 3 प्रकार की सामाजिक विषमताओं के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 3 प्रकार की जो सामाजिक विषमता कौन सी? जातिगत विषमता, आर्थिक विषमता और लिंग विषमता। ये तीनों पे बहुत फोकस है, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है अपने यहाँ पे। अगला है 36, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? लैंगिक असमानता मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? तो लैंगिक असमानता का मतलब है लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों, संसाधनों और अवसरों में असमानता होना। जैसे कहते हैं भाई, ये काम महिला कर सकती है, ये काम पुरुष कर सकता है। तो भाई, ये काम महिला करती है, जैसे खाना बनाना महिला का काम है, तो कहता है गांव में बहुत सारा लोग कहेगा कि पुरुष का काम खाना बनाना नहीं है। जैसे जानवरों को चारा डालना, कहेगा पुरुष का काम नहीं है, ये महिला का काम है। भाई, ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। राइट, लैंगिक असमानता कहते हैं, भेदभाव कहते हैं। कहता है कि भैया, पहले था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मतलब पढ़ने नहीं जा सकती, उनको काम है कि घर घर की देखभाल करें, और पुरुष जो है पढ़ाई करेंगे। ये सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हैं। राइट। अब जैसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई, अरे तू तो लड़की है, तुझसे ये नहीं होगा, तुरंत वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि लैंगिक असमानता आपने पैदा कर दी। राइट। तो असमानता को दूर करने के लिए दोनों को बराबर के अवसर मिलने चाहिए, इसलिए उनको 50% रिजर्वेशन की जरूरत है हर जगह पे। अगला क्वेश्चन है 37, भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ना हो। भूतापीय शब्द ग्रीक के शब्दों जियो पृथ्वी और थर्म यानी गर्मी से मिलकर बना है। भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली, गर्म पानी और हीटिंग के लिए किया जाता है। 38, बांध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई डैम? डैम एक अवरोध है जो नदी या जल स्रोत में बहने वाले पानी को रोकता है। इससे पानी का भंडारण बनता है जिसे बाद में सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन और नौकायन जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। बांधों से बाढ़ आने से रुकती है और जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। 39 क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त बतानी है, तो हम इसको लिखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते की जो एक शर्त थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। राइट। और 40 और इसका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, रूपक से क्या तात्पर्य है? रूपक 2 अलग अलग चीजों के बीच तुलना करने का एक अलंकारिक तरीका है। इस रूपक का इस्तेमाल किसी वस्तु या क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। रूपक से यह पता चलता है कि कोई चीज या व्यक्ति कुछ और है। राइट। आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा,
और कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आए 3 नंबर वाले, और नहीं ला पाएंगे तो उसके लिए क्षमा भी अभी से कहते हैं, और ले आए तो अच्छी बात है। ठीक है डियर, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीके से जाए। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।